मेंटल इलनेस को समझा ही नहीं जाता कि ये एक्चुअल में कोई चीज़ है, क्या कहते हैं नज़र लग गई है या जादू हो गया या इस तरह की कोई चीज़ है। मुस्लिम्स और वो स्पिरिचुअल टेंडेंसीज़ की वजह से, ये लैक ऑफ अवेयरनेस की वजह से हमारे यहाँ मेंटल इलनेस को एक्सप्लोर नहीं किया जाता। जब स्ट्रेस प्रोलॉन्ग होता है तो वो डिप्रेशन बन जाता है, डिप्रेशन प्रोलॉन्ग होता है तो वो मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर बन जाता है। बहुत से लोग हैं जिनको अगर ये पता भी चल जाए कि मुझे डिप्रेशन है तो वो इसलिए भी कोई हेल्प जो है वो प्रोफेशनल हेल्प सीख नहीं करते कि वो डिनाइल में होते हैं कि नहीं मैं ठीक हो जाऊँगा। वो रिकवरी के लिए मेडिसिन ले रहे हैं, तो वो स्पीडी रिकवरी में एक फैमिली का क्या रोल होता है या उनकी सपोर्ट कितनी इंपॉर्टेंट होती है? फैमिलीज़ को या पेरेंट्स को क्या सजेशंस देना चाहेंगे कि ऐसे कौन से अर्ली सिम्टम्स हैं, अगर वो अपने घर वालों में या बच्चों में देखें तो बिल्कुल इग्नोर ना करें और थेरेपिस्ट के पास लेकर जाएं। अस्सलाम वालेकुम। आज हमारे साथ मौजूद हैं एक साइकोलॉजिस्ट डॉक्टर फादिया इरफान। कैसी हैं आप? जी मैं बिल्कुल ठीक ठाक। सबसे पहले आप अपना इंट्रोडक्शन करवा दें और आपसे कंसल्टेशंस कैसे ले सकते हैं वो गाइड कर दें। जी अस्सलाम वालेकुम। मैं फादिया इरफान कंसल्टेंट साइकोलॉजिस्ट हूँ। आई एम प्रैक्टिसिंग फ्रॉम द लास्ट 13 ईयर्स और मैं मोस्टली जो डिफेंस के प्रेस्टिजियस हॉस्पिटल्स हैं उसमें प्रैक्टिस कर रही हूँ। आप मुझसे मरहम के प्लेटफॉर्म पर कांटेक्ट कर सकते हैं ऑनलाइन वीडियो कंसल्टेशन के लिए भी, और मेरे पास फिज़िकल आकर हॉस्पिटल्स में चेकअप के लिए भी मेरी डिटेल्स जो हैं वो मरहम के प्लेटफॉर्म पर मौजूद हैं। परफेक्ट। अच्छा, आज हम जिस टॉपिक पे आपसे बात करेंगे वैसे देखने में तो वो बहुत कॉमन लगता है क्योंकि कोई उसको इस तरह से एक्नॉलेज ही नहीं करता शायद हमारी सोसाइटी में, और वो ये है कि हमारी फैमिलीज़ में ना अभी भी मेंटल इलनेस को लेके बहुत सारी मिसकंसेप्शंस हैं। मेंटल इलनेस को समझा ही नहीं जाता कि ये एक्चुअल में कोई चीज़ है, क्या कहते हैं नज़र लग गई है या जादू हो गया या इस तरह की कोई चीज़ है। तो सबसे पहले तो वो कॉमन मिसकंसेप्शंस बताएं जो हमारे पाकिस्तानी या देसी हाउस होल्ड में मेंटल इलनेस को लेकर है। देखें, आजकल मेंटल इलनेस जो है ये बहुत ही इमर्जिंग इशू है और मुझे बहुत खुशी है कि मरहम के प्लेटफॉर्म से ये अवेयरनेस जो है वो आप लोगों को दी जा रही है। मेंटल इलनेस जो है उसकी अनफॉर्चुनेटली लोगों में घरों में इस तरह से अवेयरनेस ना होने की वजह से बहुत से मेंटल डिसऑर्डर्स को कंसीडर किया जाता है कि ये जो हैं वो कोई स्पिरिचुअल एस्पेक्ट में कोई जिन्नात का असर है, या कोई अगर कोई डिप्रेशन का शिकार है या कोई PTSD मतलब कोई ट्रॉमा की ज़िंदगी में होने के बाद उसमें तब्दीली आई है, तो उसको रियलाइज़ करने की बजाय, एवेलुएट करने की बजाय वो ये कंसीडर करते हैं कि शायद ये जो मूडीनेस है या लेज़ीनेस है ये इसलिए है क्योंकि इस्लाम से दूरी है, नमाज कुरान नहीं पढ़ रहे। तो बीइंग मुस्लिम्स और वो स्पिरिचुअल टेंडेंसीज़ की वजह से, ये लैक ऑफ अवेयरनेस की वजह से हमारे यहाँ मेंटल इलनेस को एक्सप्लोर नहीं किया जाता या इसको इन्वेस्टिगेट कराने की कोशिश नहीं की जाती। तो जब ऑब्वियसली जब एक चीज़ को आप एक्नॉलेज ही नहीं करेंगे, आप वो रियलाइज़ ही नहीं करेंगे कि एक्चुअल में ये एक प्रॉब्लम है, तो ऑब्वियसली उसके ट्रीटमेंट में भी डिले आएगा। तो ट्रीटमेंट में जब डिले आता है इस डिनाइल की वजह से, तो उसके क्या साइड इफ़ेक्ट्स हो सकते हैं? देखें, डिप्रेशन एक ऐसी चीज़ है, मैं ये समझती हूँ कि हमारे यहाँ हर घर में, इवन अगर मैं अपनी बात भी करूँ और आप अपना भी देखें, तो बहुत से ज़िंदगी में ऐसे फेजेस हैं जब हमें सेंस ऑफ डेप्रिवेशन होती है, जब हम अपना टारगेट और गोल अचीव नहीं कर पाते। हमारे स्टूडेंट्स हैं या जो हमारे यंगस्टर्स हैं जो जॉब सीकर्स हैं, उनको जॉब्स नहीं मिल रही, लाइफ के चैलेंजेस हैं, थ्रेट्स हैं। तो इन तमाम चैलेंजेस को डील करने के लिए जब आपके पास आपको लगता है कि रिसोर्सेज की कमी है या आपके अंदर वो गट नहीं है या आप उस तरह से उन चीज़ों को डील नहीं कर पा रहे हैं, तो आप आहिस्ता आहिस्ता डे बाय डे आप स्ट्रेसफुल कंडीशन में डिप्रेस्ड होते जाते हैं। ये जो डिप्रेशन है जब ये प्रोलॉन्ग हो जाता, जब स्ट्रेस प्रोलॉन्ग होता है तो वो डिप्रेशन बन जाता है, डिप्रेशन प्रोलॉन्ग होता है तो वो मेजर डिप्रेसिव डिसऑर्डर बन जाता है। बहुत से लोग हैं जिनको अगर ये पता भी चल जाए कि मुझे डिप्रेशन है तो वो इसलिए भी कोई हेल्प जो है वो प्रोफेशनल हेल्प सीख नहीं करते कि वो डिनाइल में होते हैं कि नहीं मैं ठीक हो जाऊँगा, या वो अपने सिम्टम्स को डिले कर रहे होते हैं कि आहिस्ता आहिस्ता ये चीज़ें ठीक हो जाएंगी। मैं आपको एक बड़ा इंटरेस्टिंग फैक्ट बताऊँ कि मेरे पास प्रैक्टिस में ऐसे पेशेंट्स भी आते हैं जो पोस्टमार्टम डिप्रेशन का शिकार होते हैं और उनके बच्चों की जो उम्र है वो 6-6, 7-7 साल हो चुकी होती है। अब आप मुझे कहेंगे पोस्टमार्टम का जो एक मेजर एक जो साइन होता है या जो उसकी अलामात होती हैं वो तो कुछ माह तक चलती हैं, मतलब मैक्सिमम 6 मंथ्स तक चलती हैं पोस्टमार्टम में। प्रीनेटल डिप्रेशन भी होता है, बट अगर वो ट्रीट ही नहीं हो रहा, अगर वो चीज़ एड्रेस ही नहीं हो रही, तो वो फिर पेशेंट के साथ साथ अंदर ही अंदर उसके साथ ग्रो करती है, वो वहीं रहती है और अनट्रीटेड रहती है। तो फिर वो चाहे 7 साल गुजर जाएं, चाहे 10 साल गुजर जाएं, और फिर वो आपके अंदर वो अलामात ले आती है कि वो परमानेंट साइंस हो जाते हैं और आप दवाई के बगैर अपने आप को उस चीज़ से, डिप्रेशन से बाहर नहीं ला सकते।
ठीक है। तो उसके बाद मुझे ये बताएँ कि जब एक इंसान रिकवरी के लिए मतलब किसी थेरेपी के पास जा रहा है, थेरेपिस्ट के पास जा रहा है या वो रिकवरी के लिए मेडिसिन्स ले रहा है, तो वो स्पीडी रिकवरी में एक फैमिली का क्या रोल होता है या उनकी सपोर्ट कितनी इम्पोर्टेंट होती है? फैमिली की सपोर्ट बहुत इंपॉर्टेंट होती है, क्योंकि देखें जैसे मैंने आपसे कहा कि ये जो कुछ साइंस होते हैं जिनसे आपको पता चलता है कि डिप्रेशन के सिम्टम्स हैं, मैं आपको थोड़ा सा गाइड भी कर देती हूँ। जैसे मिसाल के तौर पे आपका बच्चा जो काम कर रहा है, ये डिप्रेशन सब में होता है, बच्चों में भी होता है, यंगस्टर्स में, एडल्ट्स में होता है और फिर एल्डरली एज के लोगों में भी होता है। तो जो बेसिक साइंस होते हैं जिनसे आप एवेलुएट कर सकते हैं वो ये है कि जिन एक्टिविटीज़ में आपको इंटरेस्ट है अब आपको उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। एक टाइम था कि आपको वॉक करने में या फिजिकल एक्टिविटी में बहुत इंटरेस्ट होता था, अब आपका कोई इंटरेस्ट नहीं है। आप कितना कितना टाइम, कितने कितने घंटे बिस्तर पर लेज़ी होकर लेटे रहते हैं। इसके अलावा दोस्तों के साथ आपका मिलना जुलना था, आप आइसोलेटेड हो जाते हैं। ठीक है, फैमिली सपोर्ट इसलिए मैटर करती है क्योंकि अगर फैमिली की इंटेग्रेशन है, फैमिली की एसोसिएशन आपके साथ है, बॉन्डिंग है अच्छी, तो फैमिली इस चीज़ को फील करती है कि कुछ ना कुछ तो है, कुछ ना कुछ तो आपके अंदर कोई एंग्जाइटी, कोई स्ट्रेस, कुछ ऐसा चल रहा है। फिर जब आपसे बातचीत की जाती है तो चीज़ सामने आती है कि ये तो कुछ सीरियस प्रॉब्लम है, इसके लिए हेल्प चाहिए। और बाज़ दफ़ा ऐसा होता है पेरेंट्स ले भी आते हैं, लेकिन उसके बाद जब उनमें कुछ चेंजेस देखते हैं कि 2-3 सेशंस के बाद कोई रिकवरी आना शुरू हुई है, तो आपने जैसे फैमिली सपोर्ट की बात की, तो वो सेशंस को पूरे एसओपीज़ के साथ कंप्लीट नहीं करते, वो इन बिटवीन सेशंस को छोड़ देते हैं। ये समझते हुए कि बच्चे में अब चेंजेस आ गई हैं, अब सेशंस का फ़ायदा नहीं, बाकी ये खुद ही कैरी ऑन कर लेगा। ऐसा नहीं होता, क्योंकि थेरेपी जो होती है वो लॉन्ग उसका जो है वो होता है स्पैन, लेकिन वो उसका हार्मनेस, उसकी कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होता। अगर आप मेडिकेशन पे ले आते हैं तो भी थेरेपी गोज साइड बाय साइड, बट उसका ये होता है कि फिर मेडिसिन पे अगर बच्चा लग गया है तो फिर वो मेडिसिन जो है वो 9-10 मंथ्स तो चलती हैं। ऑलराइट, तो आप फैमिलीज़ को या पेरेंट्स को क्या सजेशंस देना चाहेंगी कि ऐसे कौन से अर्ली सिम्टम्स हैं, अगर वो अपने घर वालों में या बच्चों में देखें तो बिल्कुल इग्नोर ना करें और थेरेपिस्ट के पास लेकर जाएं? जैसे मैंने अभी अभी आपसे कहा कि उसके मूड के अंदर चेंजेस, उसकी एपेटाइट में चेंजेस, जैसे उसकी भूख ख़त्म हो गई है या वो बहुत बिंज ईटिंग स्टार्ट कर दी है, मतलब एक्सेसिव उसकी स्लीप एक्सेसिव हो गई है, वो सारा सारा दिन सोया रहता है, रूम में आइसोलेटेड रहता है, बहुत ज़्यादा स्क्रीन यूज़ कर रहा है, फैमिली के साथ बैठ के टाइम स्पेंड नहीं कर रहा, ये वो बच्चों के अंदर साइंस हैं, टीन्स के अंदर, जो कि पेरेंट्स के लिए बड़े अलार्मिंग होते हैं। और जब इस तरह के साइंस वो देखें तो आप फौरी तौर पर आपके जो नियरेस्ट हॉस्पिटल में जो भी प्रोफेशनल हेल्प मुयसर है वहाँ पे कांटेक्ट करें। और मरहम का प्लेटफॉर्म तो आपके पास अवेलेबल है, क्योंकि ऑनलाइन घर बैठे बैठे आप अपनी अपॉइंटमेंट्स बुक कर सकते हैं, और अगर आप हॉस्पिटल नहीं भी आ सकते तो वीडियो कंसल्टेशन के थ्रू आपके कंसर्न्स जो है वो एड्रेस हो सकते हैं। ऑलराइट, उम्मीद है कि आज की वीडियो आप लोगों के लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित हुई होगी। पूरी वीडियो देखने के लिए थैंक यू।